गली गली थी जिसकी दहशत, शहर शहर था पसरा खौफ। पूर्वांचल था रक्तांचल जब पूरब में फैला था गैंग वॉर। मैं आदित्यनाथ योगी तब सत्ता के सिंहासन से शपथ उन्होंने उठाई। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि आपकी कार्रवाई पेशेवर अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए और माफियाओं के खिलाफ होनी चाहिए। बुलडोजर को किया रवाना, दहशतगर्दों में दहशत आई। ना बची माफिया के नाम की दहशत, ना बचा मुख्तार का महल। D5 गैंग का भी हुआ सफाया। काली कमाई के आशियाने आज बुलडोजर के आए निशाने पर। पूर्वांचल से पश्चिम तक कायम हुआ कानून राज। नमस्कार, मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हैं हमारा खास शो व्यक्ति विशेष। आज के व्यक्ति विशेष में बात उस माफिया की जिसने पूर्वांचल को रक्तांचल में बदल दिया, या यूं कहें कि वो माफिया जिसके दरबार में जिंदगी और मौत मुकर्रर होती थी, लेकिन वक्त का पासा पलटा, गुनाहों की फाइल खुली तो माफिया 10x10 की काल कोठरी में पहुंच गया। हम बात कर रहे हैं माफिया मुख्तार अंसारी की। व्यक्ति विशेष में बात मुख्तार की इसलिए है क्योंकि हाल ही में अदालत ने गैंगस्टर मुख्तार को 10 साल की सजा सुनाई है, जो इशारा है इस बात का कि अब इंसाफ की बारी आ चुकी है। अब माफिया के काल कोठरी से निकलने की हर उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। नाम मुख्तार अंसारी, उम्र 58 साल, पेशा अपराध। पूर्वांचल को रक्तांचल में बदलने की कहानी शुरू होती है 1970 में। ये वो दौर था जब तमाम ठेके पूर्वांचल में बाहुबल के सहारे हासिल किए जाते थे और जुबान खोलने पर बंदूक का मुंह भी खुल जाता था। एक तरफ था मुख्तार अंसारी गैंग तो दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह का गिरोह। यानी पूर्वी यूपी में एक बड़ा खून खराबा होने वाला था। वक्त बीता, दोनों गैंग के बीच कई मुठभेड़ हुई और दर्जनों शूटर मारे गए, लेकिन हर मौत इस माफिया को पहले से अधिक मजबूत करती गई। 1988 में पहला मर्डर। 1988 में पहली बार हत्या के एक मामले में उसका नाम सामने आया था। हालांकि उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत पुलिस नहीं जुटा पाई थी। नतीजा ये हुआ कि मुख्तार अंसारी की हिम्मत बढ़ती चली गई और अब वो ब्रजेश सिंह के साथ साहिब सिंह गैंग को भी चुनौती दे रहा था। गाजीपुर के सैदपुर में एक प्लॉट को हासिल करने के लिए गैंगस्टर साहिब सिंह के नेतृत्व वाले गिरोह का एक दूसरे गिरोह के साथ जमकर झगड़ा हुआ था। ये इस इलाके में गैंग वॉर की शुरुआत थी। ब्रजेश सिंह तब साहिब सिंह गैंग के लिए काम करता था। इनका टकराव हुआ, टकराव भी ब्रजेश सिंह से भी हुआ और ब्रजेश सिंह एक अलग गिरोह बना के चल रहे थे, मुख्तार अलग गिरोह बना के चल रहे थे। मुख्तार ज्यादा भारी पड़े और ये गिरोह पनपता चला गया। इसने पूरे पूर्वांचल पर कब्जा करने का प्रयास किया और यही नहीं, आप देखिए केवल
उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार में भी इनका काफी असर था। 1990 में सरकारी ठेकों की जंग। साल 1990 आते आते गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर कब्जे की जंग शुरू हो गई और इस गैंग वॉर में मुख्तार का कद बढ़ता चला गया। वर्चस्व की जंग में दोनों गैंग के बीच कई बार लड़ाई हुई। अजय राय के भाई अवधेश राय की 1991 में हत्या कर दी गई। इस हत्या के तार जुड़े मुख्तार गैंग से। इस हत्याकांड के बाद दोनों गैंग में खुलकर गैंग वॉर शुरू हो गया। एक के बाद एक कर लाशें गिरने लगी, जो इस बात का इशारा था कि ये गैंग अब एक जिले तक सीमित नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल पर उसका कब्जा हो गया। अब कोर्ट ने मुख्तार को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही माफिया पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। अवधेश राय हत्याकांड में 1996 में मुकदमा लिखा गया और 26 साल बाद 15 दिसंबर 2022 को माफिया के खिलाफ कोर्ट ने सजा सुनाई। लेकिन इस कांड के बाद ही मुख्तार के नाम की दहशत पूरे पूर्वांचल में फैल गई थी। ये 3 अगस्त 1991 घटना है। उस दिन घटनाएं घटी थी। मुख्तार अंसारी और उनके साथियों ने गोली मारकर हत्या की थी। उसमें मुकदमा चल रहा है। मुकदमा 7 जनवरी को उसका वो चल रहा है बनारस में, MP MLA कोर्ट में है। जो मेरा काम था मैंने किया, मैंने गवाही दी, मेरी गवाही पर सजा हुई। 1995 से सियासी सफर। बढ़ते गैंग वॉर के साथ माफिया की काली कमाई भी बढ़ रही थी और दुश्मन भी। ऐसे में जरूरी हो गया था कि वो खुद को खेल से बाहर निकालकर ऑपरेट करे। इसका एक ही रास्ता था, सियासत। 1995 में मुख्तार अंसारी ने राजनीति की मुख्यधारा में कदम रखा और साल 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। उसके बाद से ही उन्होंने ब्रजेश सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया। 2002 आते आते मुख्तार गैंग पूर्वांचल का सबसे बड़ा गिरोह बनकर उभरा। कोई भी माफिया तब तक नहीं बनता जब से उसे राजनीतिक संरक्षण न हो। जहां तक मुख्तार अंसारी का प्रश्न है, एक सातिर अपराधी शुरू से रहा। इसके भाई 1985 में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी से अफजाल अंसारी विधायक बने और इन्होंने अपने भाई मुख्तार अंसारी तथा उसके गैंग को संरक्षण दिया। उसके बाद 1996 में मुख्तार अंसारी खुद विधायक बन गया। पूर्वांचल में अब हर बात का जवाब गोलियों से दिया जाने लगा। लूट, हत्या, अपहरण, जमीन कब्जा, फिरौती और सुपारी किलिंग, यानी हर बुरे काम में इस गैंग के लोग शामिल थे। गैंग का दायरा जितना बढ़ता गया, मुख्तार अंसारी के काले कारनामों की फहरिस्त उतनी ही लंबी होती चली गई। अब तक उस पर हत्या की कोशिश और अपहरण के 44 केस दर्ज हुए। टाडा, मकोका और पोटा जैसे कानूनों के तहत कार्रवाई हुई, लेकिन मुख्तार इन सब से बच निकला। साल बदला, सरकार बदली और फिर सत्ता में आए योगी आदित्यनाथ। यानी अपराध और अपराधियों से 36 का आंकड़ा रखने वाला मुख्यमंत्री। सीएम योगी ने इन अपराधियों पर कार्रवाई शुरू की तो पूर्वांचल में खलबली मच गई। मुख्तार और उसके तमाम करीबियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई, जिसमें मकान, जमीन, शस्त्र जब्त किए जाने लगे। मुख्तार के भाई और बेटों की संपत्ति भी प्रशासन ने जब्त करनी शुरू कर दी। करीब 450 करोड़ की चोट माफिया को पहुंची। यानी इस माफिया के गैंग को सरकार ने चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू किया और सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई उनके आर्थिक साम्राज्य को। नतीजा ये हुआ कि अब मुख्तार अंसारी की न तो पहले जैसी धाक रही और न ही नेटवर्क। न्याय के बुलडोजर ने पूर्वांचल में माफियाओं की नींव हिला दी। तो जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की हम बात कर रहे हैं, बाहुबली कहें, माफिया कहें या डॉन अपराध का मुख्तार आज दहाड़ मारकर हो रहा है। ये वही मुख्तार है जो कृष्णानंद राय की हत्या पर अट्टहास कर रहा था।
आज वही मुख्तार सजा सुनाए जाने के बाद रो गया था। भैया एक कोई जमीन नहीं है, रिजवान भाई तो वहाँ वापसी की वजह थी तो सब लोग आए थे नवाब। बाहुबल क्या है, बाहुबली को अब अंदाजा हो गया। दहशत क्या होती है, दहशतगर्दों को समझ आ चुका है। मौत का मंजर दिखाने वालों की आंखों में मौत का खौफ साफ साफ नजर आ रहा है। सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जाने वाला माफिया आज 10 बाई 10 की काल कोठरी में कैद है। मुख्तार अंसारी ईडी और जेल के बीच झूल रहा है तो भाई अफजाल अंसारी भी कार्रवाइयों की जद में हैं। गाजीपुर से लखनऊ तक तमाम अफजाल अंसारी की संपत्तियों को या तो कुर्क किया जा रहा है या फिर जब्त किया जा रहा है। महज कुछ साल पहले तक जिन बाहुबलियों का प्रदेश में राज चलता था, जिनके नाम से ही पुलिस ही नहीं बल्कि सरकारें हिलने लगती थी, आज उन्हें ये ढोल और बुलडोजर की आवाज हिलाने लगी है, डराने लगी है। वक्त का पासा पलटा तो पूर्वांचल से रक्तांचल के दाग साफ होने लगे। ये तस्वीर उस बात की गवाह है। एक तरफ है वो मुख्तार जिसके नाम की हनक हर तरफ गूंजती थी, तो दूसरी तरफ वो मुख्तार है जो बेबस और लाचार है। माफिया मुख्तार के खात्मे की कहानी बयां करती इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ है मुख्तार जिसके इशारे पर किसी की जिंदगी का वक्त मुकर्रर होता था। एक वो वक्त है जब माफिया खुद दहशत के मारे अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। हाँ, थोड़ा बदमाशी हो गया है, सब छोड़ो अभी यहाँ पर वो हो गया, पता चला है हल्ला हो रहा है कि। जरा इस आवाज को सुनिए। वो एक विधायक की मौत पर अट्टहास कर रहा है। साजिश के सफल होने का जश्न मुट्ठी में काट ली, यानी गर्दन को हाथ में पकड़कर काट लेने की बात हो रही है। ठीक है, मुट्ठी में ठीक है, बात होगी। आज वही दुर्दांत दहशतगर्द कानून की मुट्ठी में है, यानी बदलते वक्त ने ऐसा पासा पलटा कि अजर अमर समझने वाला मुख्तार अंसारी आज दहशत के साये में वक्त बिता रहा है। मुख्तार के माफिया बनने की कहानी और सलाखों तक पहुंचने का सफर लाशों भरी डगर से होकर गुजरा है, लेकिन हवा का रुख अब बदल चुका है। माफिया के महल ढहाए जा रहे हैं। आर्थिक साम्राज्य पर भी ईडी की नजर है। जल्द ही माफिया और उसके अपराध की नींव को कानून के रखवाले ढहा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्त बदला, सरकार बदली और बदल गया मुख्तार का वक्त। इंसाफ का बुलडोजर जब माफिया के साम्राज्य को तबाह करने निकला तो काली कमाई के महल एक एक कर ध्वस्त होते गए। मुख्तार गैंग पर अब तक करीब 500 करोड़ की चोट लग चुकी है, जबकि कुर्की और बुलडोजर का वार अभी भी जारी है। गरीब की झोपड़ी पे आपका बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। आपकी कार्रवाई पेशेवर अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए और माफियाओं के खिलाफ होनी चाहिए। किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी व्यापारी को, किसी चिकित्सक को, किसी संभ्रांत नागरिक को या किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा कर ले, क्योंकि अगर करेगा तो बुलडोजर भी चलेगा। एक रंगबाज, लुटेरा, हत्या का आरोपी, दूसरा सन्यासी, सीएम, जनरक्षा की शपथ लेने वाला। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि साल 2017 सत्ता के सिंहासन पर बैठा एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने ली माफिया राज के खात्मे की शपथ और अपराधियों का किला ढहाने के लिए न्याय के पथ पर बुलडोजर को रवाना किया। बुलडोजर यानी इंसानी काम को आसान करने वाली मशीन। लेकिन यूपी आते आते इस शब्द के मायने बदल जाते हैं। बदल जाता है इस बुलडोजर का काम और कानों में ये नाम गूंजते ही थर्रा उठते हैं बड़े बड़े अपराधी, बाहुबली और माफिया। मऊ से गाजीपुर तक, प्रयागराज से वाराणसी तक और लखनऊ से कानपुर तक योगी का बुलडोजर जिधर से भी गुजरा अपराध और अपराधियों की बुनियाद हिलती गई। मुख्तार अंसारी की काली कमाई का साम्राज्य
ढहता चला गया और मच गई सबसे खूंखार गैंग में खलबली। आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक माफियाओं को 11 अरब की चोट पहुंची है, जिसमें मुख्तार अंसारी गैंग को 450 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। पूर्वांचल में मुख्तार गैंग की आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक अवैध संपत्तियां फैली हैं, लेकिन न्याय का बुलडोजर इन इमारतों को चुन चुन कर ढहाते हुए आगे बढ़ता गया। यानी प्रशासन ने सिर्फ मुख्तार अंसारी ही नहीं बल्कि उसके गैंग को भी सीधे चोट पहुंचाई और पूरा नेक्सस ही तबाह कर दिया। दरअसल इस गैंग के करीब 244 सदस्यों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। उनकी चल अचल संपत्तियों को या तो जब्त किया गया या ध्वस्त कर दिया गया। गैंग के 150 सदस्यों पर केस दर्ज किया गया, जबकि 200 गुर्गों को जेल भेजा गया। इस गैंग से जुड़े लोगों के 150 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए या जब्त किए गए। मुख्तार गैंग के 150 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, 30 के खिलाफ गुंडा एक्ट और 6 पर रासुका की कार्रवाई की गई, जबकि पूर्वांचल को दहलाने वाले इस गैंग के 37 सदस्यों की हिस्ट्री शीट खोलकर निगरानी की जा रही है। बुलडोजर आज ही अखबार में है, 10 करोड़ की उसके परिवार की संपत्ति जब्त हुई है। अब सजा होने से क्या फर्क पड़ेगा? अभी 10 साल की सजा हो गई, अब गवाह सामने आ रहे हैं। नहीं तो पहले पुलिस वाले गवाही नहीं देते थे, तो आप ये होता। और जब सजा हो जाती है, जिसकी सजा 2 बरस से ज्यादा होती है, तो फिर वो राजनीति नहीं कर सकता। जो सफेदी ओढ़े थे, ये माननीय बने थे, माननीय का चोला उतर गया है। दरअसल गैंग के गुर्गे ही मुख्तार की कमाई का जरिया थे। मुख्तार अपने गुर्गों के जरिए ही काली कमाई के साम्राज्य को चलाता था। सवाल उठता है कि अपराध जगत के सबसे दुर्दांत अपराधी के पास पैसा कहां से आता था? इसका जवाब छिपा है पुलिस की फाइलों में। मुख्तार अंसारी की काली कमाई, हत्या, अपहरण, फिरौती, ठेकेदारी, रंगबाजी, अवैध अतिक्रमण, ये वो काले धंधे हैं जिसके जरिए माफिया तक पैसा पहुंचता था। पूर्वांचल में इस माफिया का आतंक कितना था कि कोई भी सरकारी ठेका बिना उसकी मर्जी के नहीं उठता था। यहां तक कि जमीन के बड़े सौदों में भी बिना मुख्तार अंसारी को हिस्सा दिए वो सौदा पूरा नहीं हो सकता था। पूर्वांचल में कभी एक वक्त हुआ करता था जब दलील ये दी जाती थी कि सरकार और पुलिस के समानांतर एक और सरकार चलती है, गुंडे और माफियाओं की सरकार, जिनके खौफ से कांपने वाले पानी भी नहीं मांगते थे। मगर आज अपराध की सरकार चलाने वाले खौफ में जी रहे हैं। सलाखों के पीछे जाने के बाद भी मुख्तार की नींद उड़ी हुई है। न तो उसका रसूख काम आ रहा है, न ही संगठित अपराध। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब जुर्म का रास्ता लंबा लगने लगा तो उत्तर प्रदेश की कई माफिया डॉन ने सियासत को अपनी मंजिल बनाया। अपराध की दुनिया से बचकर राजनीति में शरण लेने वालों में एक नाम मुख्तार का भी है। लेकिन मुख्तार के जुर्म की लिस्ट इतनी लंबी है कि सियासत के सफेद चोले पर भी खून के लाल रंग नजर आने लगे। यही वजह रही कि मुख्तार राजनीति में शरण लेकर भी बच न सका। जिसके चाचा हामिद अंसारी हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति रहे हो, जिसके नाना दादा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिसके नाना महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान हो, उसके काले कारनामों की लिस्ट इतनी लंबी है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। वो नाम है माफिया मुख्तार अंसारी। अगर सिर्फ बड़े हत्याकांड पर नजर डालें तो आप थर्रा जाएंगे। 1988 में ठेकेदारी को लेकर सचिदानंद राय की हत्या हुई। नाम मुख्तार अंसारी का निकलकर सामने आया। 1988 में वाराणसी में कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। ये त्रिभुवन सिंह के भाई थे। 1991 चंदौली में मुख्तार गिरफ्तार हुआ, लेकिन 2 पुलिस वालों को गोली मारकर फरार हो गया। साल 1996 में एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला हुआ। नाम मुख्तार का निकलकर सामने आया। 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यापारी रुंगटा का अपहरण हो गया। ये एक बड़ा मामला था। 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या हो गई। सैकड़ों राउंड गोलियां चली, वो भी AK-47 से। 2005 में मऊ भीषण दंगों की आग में जल उठा। दंगे का आरोप लगा मुख्तार पर। इतने एक जो ऐसा गिरोह जो खूनी गिरोह था, जो बाकायदे सिर्फ गोलियों पर भरोसा करता था,
और उसी तरह जो अपनी जड़ें मजबूत करते गए मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी का टेरर मैंने देखा है विधानसभा में आते हुए। मैंने वो दौर भी देखा है जब इनके पास AK-47 पाई गई थी और जिस अधिकारी ने पकड़ी थी ये, उसको किनारे किया गया, उसे दंडित किया गया। दरअसल हर केस में मुख्तार के बच निकलने के पीछे उसकी दहशत थी। कोई अधिकारी इस माफिया पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता था। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल में जब डिप्टी SP शैलेंद्र सिंह ने माफिया पर पोटा कानून के तहत कार्रवाई की तो उन्हें नौकरी से इस्तीफा देना पड़ गया। बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई। राजनीतिक रसूख के जरिए मुख्तार ने इस ईमानदार अफसर पर कई फर्जी केस दर्ज करवा दिए। मुख्तार अंसारी किसी सेना के भगोड़े सैनिक से एक लाइट मशीन गन खरीदना चाह रहा है, तो आप पंगा न लें सरकार से और माफियाओं से एक साथ। तमाम समझाया लोगों ने, तो हमने कहा चलिए ठीक है, जो भी है प्रभु ने जहाँ ऐसे रखा है। और FIR तो कोई चेंज नहीं होगी, न मैं बयान बदलूंगा। मैं अपने जो रिकवर किया है, जो मैंने लिखा है, मैं उसको ही डिट्टो करूंगा। और पूरी तरह से जब मैंने देखा कि न शासन का सहयोग है, न वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग है, न कोई हमको सहयोग दे रहा है, तो मैंने कहा इससे अच्छा कि मैं इस्तीफा देके एक नॉर्मल आदमी की जिंदगी जीऊं। ये वो दौर था जब माफिया की पूर्वांचल ही नहीं बल्कि अवध में भी तूती बोलती थी। जेल में रहकर भी माफिया मुख्तार तमाम छोटे बड़े फैसले लेता था। ये विधानसभा जाते थे, सचिवालय में जाते थे, तब आप इनके टेरर को समझ सकते हैं। सारे बड़े बड़े अधिकारी, सारे बड़े बड़े कर्मचारी सब किनारे खड़े हो जाते थे जब ये गुजरते थे। तो आप इनके टेरर साहब, जब विधानसभा में इस तरह के टेरर हो, जब बड़े बड़े अधिकारी इनसे कांपते हों, मुख्यमंत्री इन्हीं की सुनते हों, ये तय करते थे कि इन्हें सपा के साथ रहना है, बसपा के साथ रहना है, कांग्रेस के साथ रहना है, किसके साथ रहना है। दरअसल माफिया की दहशतगर्दी के पीछे था राजनीतिक संरक्षण जो उसे पूरी मदद देता था। उस दौर में यूपी के DGP रहे बृजलाल भी इस बात को स्वीकारते हैं। शायद यही वजह रही कि तब तक मुख्तार पर पुलिस किसी तरीके की कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर पाई। गाड़ियों के काफिले चलते थे, एक नंबर की किसी की काली गाड़ियां SUV, किसी के लाल रंग की SUV, बंदूकें और राइफलें जब निकलते थे तो एक आतंक का वातावरण कायम होता था। सरकारी संपत्तियों पर कब्जे, सरकारी ठेकों पर कब्जे, सरकारी जमीनों, गरीबों के जमीनों पर कब्जे, व्यापारियों से वसूली, रंगदारी। अपहरण करने की जरूरत नहीं थी, एक टेलीफोन किया और लाखों लाखों रुपए आ जाता था। माफिया मुख्तार को जब अपराध की डगर लंबी लगने लगी तो उसने सियासत में कदम रखा। 1996 में मुख्तार पहली बार बसपा से विधायक बना। दूसरी बार मुख्तार ने पाला बदलते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। तीसरी बार फिर माफिया ने बसपा का दामन थामा और विधानसभा पहुंचा। चौथी बार फिर से मुख्तार अंसारी ने कौमी एकता दल नाम से खुद की पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा और सफलता हासिल की। पांचवी बार अपनी कौमी एकता दल का विलय चाचा शिवपाल के कहने पर समाजवादी पार्टी में कर दिया, लेकिन अखिलेश की जिद के कारण मुख्तार अंसारी को सपा से निष्कासित कर दिया गया। 2022 में सुभाषपा से मुख्तार के बेटे को सियासत में उतारा गया। आज भले ही माफिया जेल में है, माफिया राज खत्म हो चुका है, गुर्गे गैंग छोड़कर भाग गए हैं, तमाम गैंग मेंबर मारे जा चुके हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर यूपी की सत्ता में परिवर्तन न होता, योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री न आता, तो आज भी ये माफिया दहशत मचा रहा होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्तार के साम्राज्य को तबाह करने के लिए एक तरफ कुर्की और बुलडोजर वार हुआ तो दूसरी तरफ अपराध की काली कमाई को जब्त करने के लिए केंद्रीय एजेंसियां भी सक्रिय हो गई। इस वक्त मुख्तार ईडी के शिकंजे में है, जहां उसकी एक एक काली कमाई का हिसाब हो रहा है। पूर्वांचल का माफिया बाहुबली डॉन, न जाने मुख्तार के आतंक ने उसे कितने उपनाम दिए, लेकिन जब उसके गुनाहों का घड़ा भरा तो पहुंच गया सलाखों के पीछे। जेल में भी माफिया मुख्तार की मुसीबतें कम नहीं हुई। मुख्तार को पंजाब से बांदा लाया गया और फिर बांदा जेल में उसके किए सभी गुनाह सबूत मांगने लगे। अब अवैध तरीके से बनाए गए संपत्ति को लेकर ईडी की कस्टडी रिमांड में मुख्तार पहुंच चुका है। हालांकि ईडी ने कोर्ट से मुख्तार की 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 10 दिन का रिमांड दिया। इसके साथ ही ईडी के सामने कुछ शर्तें भी कोर्ट ने रखी है।
इन शर्तों के मुताबिक मुख्तार का मेडिकल टेस्ट होगा। कस्टडी में 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं किया जाएगा। वकील से मिलने की छूट रहेगी। 4 वकील रोजाना आधे घंटे मिल सकेंगे। कस्टडी में मुख्तार की सेहत का ध्यान रखना होगा। मामला मुख्तार और उसके रिश्तेदारों के नाम अवैध संपत्ति को लेकर दर्ज किया गया है। आरोप है कि मुख्तार ने अपराध और विधायक निधि का दुरुपयोग कर संपत्तियां अर्जित की हैं। दरअसल मार्च 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का मुख्तार पर केस दर्ज हुआ था। सरकारी जमीन पर कब्जा कर वेयर हाउस बनाने का आरोप लगा और उस वेयर हाउस को FCI को किराए पर देने का भी आरोप है। विधायक निधि का दुरुपयोग कर संपत्ति बनाने का आरोप है। ससुर की कंपनी आगाज कंस्ट्रक्शन में लेन देन का आरोप है। कई जगहों पर अवैध संपत्तियां होने का आरोप है। विदेशों में करोड़ों रुपए निवेश की आशंका है। रिश्तेदारों के नाम करोड़ों की बेनामी संपत्ति की आशंका ईडी को है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ मार्च 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था। इसके पीछे ईडी ने 3 मामलों को आधार बनाया था। सरकारी जमीन पर कब्जा करने, इसके साथ ही साथ सरकारी जमीन को हड़प कर वेयर हाउस बनाए जाने और उससे FCI को किराए पर दिए जाने, इसके साथ साथ विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले को आधार बनाया गया था। मुख्तार के बेनामी संपत्ति के कई किरदार हैं। बेटे अब्बास, साले सरजील के साथ ही ससुर की कंपनी आगाज कंस्ट्रक्शन भी ईडी की रडार पर है। आरोप है कि मुख्तार के अवैध पैसे इन कंपनियों में लगे हैं। बता दें कि इस मामले में मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी और साला सरजील पहले से ही जेल में बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो व्यक्ति विशेष में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।